हेलो जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मस्ती में। चलिए आज शुरुआत करते हैं एक नया टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो 10 तारीख को ही यह जो है सो नियमावली बिहार सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। यदि इस नियमावली के बारे में बात करें तो इसको जो है सो नियमावली 2023 के नाम से जाना जाएगा। आज इसी नियमावली के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। यह संपूर्ण जानकारी आपको संक्षिप्त वीडियो में ही मिल जाएगा, वीडियो कोई लंबा भी नहीं रहेगा और आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसमें आपको वह सारी बिंदुओं को बताया जाएगा जो महत्वपूर्ण है और जिसको जानना भी अति आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि देखा जाए तो नियमावली 2023 का जो है सो बिहार सरकार द्वारा जो है सो इसको जारी कर दिया गया है। और इसमें देखिए शुरू में है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के राज्य के प्राथमिक, ठीक है, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को भी निश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। तो यदि बात की जाए तो यह नियमावली जो है सो क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों के लिए है। यह सभी के लिए यह नियमावली है जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यदि देखें तो इसका जो है नाम जो है सो नियमावली 2023 कहा जाएगा इसको, और इसका जो है विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, ठीक है। और इसकी प्रकाशित होने की तिथि से ये जो है सो प्रवृत्त होगी, जब से जो है सो प्रकाशित हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं, एक एक बिंदु को आराम से पढ़ेंगे और बताएंगे। देखिए पहले होता था क्या कि बहुत सारे संवर्ग था, यानी कि पंचायती स्तर पर अलग आपको जो है सो बहुत संवर्ग, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि जिला स्तर पर जो है सो संवर्ग बनाया जाएगा, ठीक है। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा और यह संवर्ग जिला स्तर का होगा, ठीक है। सामने अब आपको चौथा पॉइंट दिख रहा होगा जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि विद्यालय अध्यापक के सभी पद जो है सो सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। सीधी नियुक्ति से तात्पर्य क्या है यह आपको मैं आगे बताऊंगा, जो आपको बहुत ही जो है सो जानना जरूरी है कि सीधी नियुक्ति क्या है। चलिए देखते हैं आगे का पॉइंट। सबसे पहले यदि देखें तो विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु जो है सो अनिवार्य अर्हता जो है सो क्या क्या होगी उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहला प्रथम बिंदु या प्रथम पॉइंट देखेंगे तो उसमें जो है सो लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। सबसे पहले वह अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं जो भारत के जो है सो निवासी हो या नागरिक हो और बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। इससे यह साफ स्पष्ट होता है प्रथम पॉइंट से कि इस बार जो है सो बिहार के शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को लागू किया गया है। डोमिसाइल नीति से तात्पर्य है कि यह बिहार से बाहर का बच्चा जो है सो इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट है कि बिहार विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। अब देखिए यहाँ पर यदि बात की जाए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE, इसके द्वारा जो है जो मान्यता प्राप्त BEd DLEd जो भी प्रशिक्षण का कोर्स हो वह जो है सो अगर इसके थ्रू मान्यता प्राप्त है तो फिर सही है, आप जो है सो शिक्षक पद के लिए एलिजिबल है। उसके बाद यदि बात की जाए तो विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता जो है सो भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपके सामने दिख रहा होगा कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि CTET या BTET जो है सो पास होना ही चाहिए, तभी वह विद्यार्थी जो है सो शिक्षक बनने के लिए जो है सो अनुकूल है और वह जो है सो इसके लिए चयन हो सकते हैं। अन्यथा यदि जो CTET और BTET पास नहीं है, भले ही आप ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो आप इसके लिए जो है सो एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन देखिए नीचे में एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों जो दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। यानी कि जो बिहार सरकार के द्वारा पहले से बहाल शिक्षक हैं, जो बिहार सरकार द्वारा ली गई दक्षता परीक्षा में पास है, तो उसको जो है CTET या BTET पास करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह CTET और BTET पास करने की इसको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि बात करें चौथा पॉइंट देखिए आप कि विशेष विषय के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। यानी कि जिस तरह का आपका जो है सो अर्हता की मांग होगी उस तरह से जो है सो आपको निर्धारण जो है सो विभाग के द्वारा किया जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो है इसी का पाँचवा पॉइंट है, यह भी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है आयु के बारे में बताया गया है।
तो आपको बता दें कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी का न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही रहेगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित की जाए। यदि देखा जाए तो प्राथमिक 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो है आपका मिनिमम एज जो है सो आपका 1 to 5 और 6 to 8 के लिए मिनिमम 18 वर्ष रहना ही है। यानी कि जिस वर्ष में यदि नियुक्ति होगी उस वर्ष के 1 अगस्त का जो है सो आपको 18 साल होना चाहिए, उस अगस्त की 1 तारीख को उस महीने की। यदि मान लीजिए कि नियुक्ति की वर्ष यदि 2023 होगी तो आपका जो उम्र है 2023 के 1 अगस्त तक 18 वर्ष हो जानी चाहिए। यदि नियुक्ति 2024 के वर्ष में होगी तो आपकी आयु जो है 1 अगस्त 2024 तक जो 18 वर्ष हो जानी चाहिए, यही इसमें लिखा हुआ है। और मैक्सिमम एज के बारे में नहीं बताया गया है, वो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो समय समय पर विहित की जाएगी वही मैक्सिमम एज होगी। वहीं बात करें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की तो वहाँ पर जो है सो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से तात्पर्य है 9, 10th, 11th, 12th यानी कि 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चा के लिए न्यूनतम आयु जो है सो आपको 21 वर्ष रहना अनिवार्य है। और इसमें भी जो है सो कोटिवार आयु जो है सो आपको अधिकतम आयु सीमा जो वहीं रहेगी जो राज्य सरकार द्वारा जो है सो राज्य सरकार जो है समय समय पर जो निर्धारित करेगा वहीं अधिकतम आयु सीमा रहेगा। और इस नियमावली के देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रसिद्ध अभ्यर्थियों की इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संभार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी, जिसे भी निर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा आगे में यहाँ आपको स्पष्ट बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कि नियमावली अभी 10 अप्रैल को जो है सो जारी किया गया है। यदि इससे पहले जो है सो यदि कोई व्यक्ति यदि सीटेट या बीटेट पास है तो उसको जो है सो 1 to 5 के लिए यदि देखा जाए तो 1 to 5 के लिए यदि देखा जाए तो वो उम्र जो होगा सो आपको 18 से 28 हो जाएगा, यानी कि आपको 10 वर्ष एक्स्ट्रा दिया जाएगा। वहीं यदि 9, 10th, 11th 9 से लेके 12वीं तक का देखें तो इसमें आपको 10 वर्ष एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 31 साल मिलेगा। तो इससे यह आपको स्पष्ट हो गया होगा जो इस नियमावली से पहले जो बच्चे या अभ्यर्थी, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी हुआ है कि नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व, ठीक है, ये पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में जो है सो 10 वर्ष की जो है सो आपको छूट दे होगी। तो यह जो है सो आपके आयु के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं सॉरी। और लिखा हुआ है कि उस भी निर्दिष्ट विषय या विषय समूह के पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा जो है सो 10 वर्ष की छूट दे होगी। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि परंतु पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा। यदि मान लीजिए कि कोई ऐसे अभी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनकी उम्र जो है सो अभी 48 हो गए होंगे, 49 हो गया होगा, 50, 51, 52, तो वो तो मैक्सिमम एज से भी ज़्यादा चला जाएगा। तो उसके लिए जो है सो राज्य सरकार द्वारा जो है सो अलग से जो है सो आपको यह निर्धारित किया जाएगा कि उसकी अधिकतम आयु जो है सो कितनी रखी जाए ताकि वह भी जो है सो परीक्षा में सम्मिलित हो सके। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आरक्षण के बारे में बता दें तो आरक्षण जो है राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण प्रावधान प्रभावी होगा, ठीक है। लेकिन देखिए आपको नीचे में हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। इसमें भी आपको एक एक्सेप्शन दिखेगा कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। यदि लिखा हुआ है कि विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थी के लिए चिन्हित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ है कि प्राथमिक और मध्य यानी कि 1 to 5 से लेकर 6 to 8, 1 to 5 एंड 6 to 8 यानी कि 6 to 8 1 से लेकर 8वीं क्लास तक जो है सो महिला को 50% आरक्षण मिलेगा बहाली में। यदि मान लीजिए कि 100 सीट है तो उसमें 50 सीट जो है सो महिला के लिए आरक्षित रहेगा। यदि कहीं पर 101 सीट है तो 50 रहेगा पुरुष के लिए और एक अतिरिक्त जो विषम संख्या का सीट है वो भी महिला अभ्यर्थी के लिए चिन्हित किया जाएगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट देखें तो प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि विद्यालय के अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का संधारण समेकित रूप से जिला स्तर पर किया जाएगा। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण जो है सो रोस्टर के अलग अलग संधारण जो है जिला स्तर पर किया जाएगा। यह थी बात आरक्षण के बारे में। उसके बाद देखिए आरक्षण में ही है कि विद्यालय अध्यापक का आरक्षण जो है सो आरक्षण समाशोधन से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। उसके बाद इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद प्रथम संव्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु आरक्षण बिंदु 01 से रोस्टर प्रारंभ होगा, ठीक है। यह था आरक्षण के बारे में।
अब देखिए, आप जब पॉइंट नंबर 4 देखे होंगे तो लिखा हुआ था वहाँ पे कि सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। तो नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, उसी के बारे में आपको अब हम बताएंगे। और यह जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे में कन्फ्यूजन है कि बहाली जो है सो किस तरह ली जाएगी। यदि देखा जाए तो नियमावली 2023 की यदि बात करें तो नियुक्ति की प्रक्रिया जो बताई गई है, यदि आप प्रथम पॉइंट में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। ठीक है, कितना सीट जो है सो खाली है। यदि दूसरा पॉइंट देखें तो सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग जो है सो रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा और आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, आप फॉर्म भरेंगे, आप बताएंगे कि उसमें किस तरह से क्या क्या जो मांगता है उसमें आपको भरना पड़ेगा, जिससे आपका मूल्यांकन हो सके कि आप जो है सो यह पास है। चलिए आगे देखते हैं कि परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श से किया जाएगा। यानी कि अभी तक जो है सो परीक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं किया गया, यह प्रशासकीय विभाग के द्वारा परामर्श से किया जाएगा। और निर्धारित पाठ्यक्रम जो होगा आपका, जो निर्धारित पाठ्यक्रम सिलेबस जिसको बोलते हैं, के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहले अभी तो आपका जो है सो पहले विज्ञापन आएगा, उसके बाद सिलेबस देना अनिवार्य है। किसी भी परीक्षा के लिए सिलेबस जब तक नहीं दिया जाएगा वह परीक्षा अपने आप में अधूरा है। यदि बात करें यहाँ पर चौथा पॉइंट का, तो परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श जो है सो लिया जाएगा। अभी जो है परीक्षा का पैटर्न किस तरह से होगा उसका भी निर्धारण नहीं किया गया है। यदि देखें पाँचवा पॉइंट, तो उक्त परीक्षा के लिए आहर्ता अंक जो है सो नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा और कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। यानी कि यदि आप सीटेट और बीटेट पास है, आप प्रशिक्षण पास है, जब यह परीक्षा ली जाएगी तो आपको 3 बार में परीक्षा पास कर जाना है। यदि 3 बार में आप परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे तो आपको जो है फिर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाएगा इस नियमावली के तहत। सातवां पॉइंट देखा जाए, सातवां पॉइंट में लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्त की जाएगी। और आठवां पॉइंट देखिए, आठवां पॉइंट स्पष्ट लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासकीय विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होने के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है कि नहीं है। यह जो था नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में था कि किस तरह से जो है सो परीक्षा ली जाएगी, उसमें क्या चीज़ आवश्यक है, किस तरह से जो है सो रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा, उसके बारे में दिया गया था। चलिए अब देखिए आठवां पॉइंट लिखा हुआ है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम 7 में अंकित नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अलग से किया जा सकेगा। इसमें कहा जा रहा है कि अभी मान लीजिए कि टीचर है, जब यह नियमावली आया है तो इसमें कहा गया है कि अब जो बहाली होगा वह सीधे राज्यकर्मी का बहाली होगा, ना कि नियोजन पर बहाली होगा। समझे? तो अभी तक जितने भी टीचर अभी काम कर रहे हैं वो नियोजन पर बहाल हैं। तो उसको बोला गया है कि यदि वह चाहेंगे कि हम नियोजन से बाहर आ जाए और राज्यकर्मी का दर्जा हमें भी मिले तो उसको भी जो है सो यह परीक्षा में भाग लेना पड़ेगा। और इस संबंध में जो है सो आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण जो है सो राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जाएगा। यह इस पॉइंट में, आठवां पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए परिवीक्षा की अवधि, इससे तात्पर्य यह है कि आपका जो है सो मॉनिटरिंग किया जाएगा। सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्षों के लिए होगी। ठीक है, और परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए जो है सो बढ़ा दिया जाएगा। और यह यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं हो पाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर सकेगा। यानी कि यदि वो अपना जो है पक्ष रखना चाहता है तो वो रख सकता है। आपको 3 साल जो है पढ़ाने का मौका मिलेगा। यदि आप अच्छा से बढ़िया ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आपको जो है सो सेवा मुक्त कर दिया जाए। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसी में देखें तो परिवीक्षा अवधि में विद्यालय अध्यापक को विभाग द्वारा विहित सांस्थिक एवं अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। और सेवा संबंधी शर्त जो है क्या है देख लेते हैं। ये कि विद्यालय अध्यापक के पद का वेतन आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अभी कोई जो है सो निर्धारित नहीं है।
अभी सब अपने मन से जो है सो पे स्केल आपको बता रहे होंगे कि इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है सो कोई ऐसा बात जो है सो नियमावली में नहीं लिखा गया है। उसका निर्धारण जो है सो राज्य सरकार द्वारा अलग से किया जाएगा। और विद्यालय अध्यापक के विभिन्न संवर्गों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अन्य सेवा शर्त जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, यानी कि सभी चीज़ों को अगर हम गौर से देखें तो इसमें जो है सब कुछ जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी वहीं जो है आपका सब कुछ रहेगा। इसमें कहीं भी ये अलग से नहीं लिखा गया है कि आपको पेंशन दिया जाएगा कि कितना वेतन दिया जाएगा, ये अलग से नहीं लिखा गया है। ये राज्य सरकार द्वारा जब निर्धारित किया जाएगा उस समय उक्त बात का जो है सो आपको जानकारी सही से मिल सकेगा। अभी जो है सो बताया गया है, सिर्फ संक्षिप्त में बताया गया है, तो इसमें जो है आप यह नहीं कह सकते हैं कि ये कितना जो है सो वेतन हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि अनुकंपा के आधार पर भी नियुक्त है। इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के सेवा काल में मृत्यु होने पर उनकी आश्रित की अनुकंपा पर नियुक्त के संबंध में अलग से प्रावधान अधिसूचित किया जा सकेगा। इसमें भी, जिसमें हर कुछ में जो है सो इसमें भी अलग से आपको जो है सो बताया जाएगा। इस नियमावली में कुछ नहीं बताया गया है कि अनुकंपा के आधार पर जो है सो नियुक्ति किस तरह से होगी, उसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। इसकी भी जानकारी अलग से दी जाएगी। और शिकायत एवं अपील, इस नियमावली के अधीन नियुक्त संबंधी शिकायत, अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत विद्यालय अध्यापक की सेवा शर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर भी निश्चय करने की शक्ति क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को होगी। यानी कि अभी बहुत सारे जब नियमावली आई है तो हर किसी का अपना अपना राय होता है। जब सभी की राय सुनी जाएगी, इसमें कुछ शिकायतें होगी, कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ बुराइयाँ भी बताई जाएगी, उसके बाद जो है सभी को सुन लिया जाएगा। शिक्षा विभाग का जो उपनिदेशक होगा वो जब वो सब को जान लेंगे उसके बाद जो है सो नियमावली के बारे में सही से जो आपको बता पाएंगे कि नियमावली में क्या क्या इसमें जो है सो संशोधन किया जा सकता है या यही रहेगा या सेम रहेगा। ये आगे जो है सो पता चलेगा कि शिकायत और अपील के मामले में यदि बात की जाए तो यह जो था सारा कुछ था नियमावली के बारे में, आपको मैंने संक्षिप्त में बता दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।